हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं अभी आपकी जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इसमें हमने प्लान किया था कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बिहार स्पेशल के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक ही वीडियो में आपको साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे वो हमने किए हैं। तो अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें 56 टू 59 बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें हम लोग वो बिहार स्पेशल कर चुके हैं और साइंस के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम लोगों का हिस्ट्री पोर्शन चल रहा है और हिस्ट्री में अभी हम लोगों ने 4 वीडियो कर चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। और हम लोग इसमें जो आपको टोटल 14 पेपर हैं 56वीं से 59वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं तक की 3 बार तो री एग्ज़ाम का है। 70वीं बीपीएससी में हुआ था, उससे पहले भी 2 बार री एग्ज़ाम जो हुई थी उसको हमने कंसिडर किया है। अब इसमें आपको जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एनालिसिस करते हो तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, तभी फ़ायदा होगा। और ख़ुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड देन फिर सॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा आपके ये भी हमने बात किया था कि अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दो CCE के जितने भी पेपर है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे। तो पिछले कुछ सालों में बीपीएससी ने जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई है उसके क्वेश्चंस के हम लोग एनालिसिस करेंगे सेपरेटली, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रोमन साम्राज्य जो है, रोमन एम्पायर, उसके व्यापारिक संबंधित किसने स्थापित की। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध मतलब कौन सा राजा है जिन्होंने आपको रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया। तो इसमें चेरा जी हैं, वेस्टर्न सका डायनेस्टी, वाकाटक या कुषाण। तो कुषाण है, कुषाण डायनेस्टी जो है सो का डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट था बहुत सारे एम्पायर के साथ में। उसमें एक रोमन एम्पायर भी था, एक ससानियन एम्पायर जो पर्सिया का था उसके साथ भी इनका रिलेशन, ट्रेड रिलेशन था। देन हान डायनेस्टी जो है वो भी है, हान डायनेस्टी जो चाइना का था उसके साथ भी इनका रिलेशनशिप था। सो द आंसर शुड बी आपको कुषाण। अगला हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन सा मुस्लिम शासक है जिसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का पार्ट माना जाता था। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम। तो पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि हाउस ऑफ पीस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो टेरिटरी, वो स्टेट, वो प्लेस जहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिस फ्रीली किया जा सके, दैट इज़ द दारुल इस्लाम। तो इल्तुतमिश जी जो थे उनके एम्पायर को माना जाता था कि एज ए पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, बिकॉज उन्होंने मुस्लिम रूल को कंसोलिडेट किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इस्लामिक लॉ को भी अपने एम्पायर में बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दिया है, ठीक है। तो इसलिए इल्तुतमिश के शासनकाल को आपको उसके एम्पायर को दारुल इस्लाम का पार्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा। खलीफा के पावर को किसने अपोज किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है और इल्तुतमिश है। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आंसर्स हैं उसके अनुसार से। एक पद होता था उलेमा का। उलेमा वैसे होते तो जो इस्लामिक लफ्ज़ के इंटरप्रेटर होते थे। मतलब क्या है कि जो इस्लामिक लफ्ज़ में क्या लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये जो करते थे उनका नाम होता था उलेमा। और बहुत सारे जो राजा थे उनके जितने भी डिसीजन होते थे ये कहीं ना कहीं उलेमा के बातों से, उनके कहने पे, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते थे। तो ये उलेमा जो थे ना, तो उलेमा का अपोज अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था जिन्होंने खलीफा की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करना ही रिफ्यूज कर गया कि नहीं, हम उसको मानेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये जो आपका आंसर्स हैं वो अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ें मैंने बता दिया है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो मोहम्मद बिन तुगलक भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुगरिल खां रेज्ड ए स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन। कह रहा है कि तुगरिल खां किसके शासन के काल के दौरान विद्रोह किया था। तो तुगरिल खान जो है ये तुगरिल बेग थे,
ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे। क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे किसके समय में? बलबन ने इनको बनाया था। बाद में इन्होंने क्या किया कि 1279 में इन्होंने कहा कि जो बंगाल है वो आपको इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। बट 1279 में क्या बोला कि इंडिपेंडेंट अब ये रहेगा, और हम जो है सो, मैं जो हूँ, तुगरिल बेग ने बोला कि मैं रूलर ऑफ बंगाल हूँ। इस कारण से बलबन को खुद लड़ाई करनी पड़ी, पर्सनली लड़ाई करनी पड़ी, और बाद में तुगरिल को मार दिया गया। सो ये किसके समय में विद्रोह किया था? दैट इज़ द बलबन। अगला क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश? कौन रूलर था जो सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे? ये औरंगजेब थे, शाहजहाँ थे, बहादुर शाह जफर, जहांगीर। तो ये औरंगजेब जो थे ये सबसे पहले आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, टेरिटोरियल कंट्रोल, ट्रेड में कंट्रोल चाहती थी, और इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो किया था, सबसे पहले लड़ाई जो की थे वो थे औरंगजेब। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक? कौन सा इसमें से सोशल रिफॉर्म है जो विलियम बेंटिक ने आपको इंट्रोड्यूस किया था? नाउ एबोलिशन ऑफ सती। ये आप लोगों को पता होगा कि सती की एबोलिशन 1829 में हुआ था। एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। इनकी जो कार्यकाल थी वो 1828 से 35 थी, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में इन्होंने सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज बैंड्स ऑफ ठग्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली से आगरा के बीच में ठग्स हुआ करते थे, जो मतलब जो ट्रैवलर्स होते थे उनको मर्डर करते थे, और माता काली के वो भक्त अपने आप को मानते थे। सो सप्रेशन ऑफ ठग, तो इन्होंने, जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने कैप्टन स्लीमैन को भेजा था इसके लिए कि भाई देख लो जो ठगी मेनन से उसको हटाने के लिए। सो दैट इज़ द, ये 1830 में हुआ था। तो दिस इज़ ऑल्सो, तो 1 और 4 तो इसके समय में हुआ ही है। तो कोई ऐसा है जिसमें, अच्छा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब आप एक चीज़ समझिए कि एक है रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, और एक है एवोल्यूशन ऑफ स्लैवरी। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ स्लैवरी जो है ये आपको जो पूरी तरह से इंडिया में हुआ था एबोलिस्ट, वो 1843 में हुआ था, ठीक है। एबोलिस्ट स्लैवरी इन 1843। उस समय में कौन थे? ऑकलैंड जो है, लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल थे। नाउ एवोल्यूशन ऑफ स्लैवरी 1843 में हुआ था, लेकिन एक चीज़ हुई थी 1833 में। 1833 में क्या हुआ था ये मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें आप 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, तो उस चार्टर एक्ट में ऐसा था कि जितने भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज हैं उसमें स्लैवरी को एबोलिस्ट करने के लिए 1800 वो मेंशन किया था आपको 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें। नाउ तो 1833 में है, लेकिन कम्प्लीटली जो एबोलिस्ट हुआ था दैट इज इन द 1843 में इंडियन स्लैवरी एक्ट 1843 आया था। सो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का प्रोविजन जो है सो 1833 में है। सो वी कैन से दैट कि विलियम बेंटिक का कंट्रीब्यूशन है इसमें, बट ये भी आप याद रखेंगे साथ साथ में। देन रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ये क्या था? ये अगर आपको समझना है तो ये 1850 में आया था, 1850 में। तो इसमें क्या था कि जो हिंदू लॉ थे, है ना, हिंदू लॉ थे, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि किसी और रिलीजन में चले जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी और रिलीजन में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदुइज्म में आप क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं, तो आपकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी होगी या फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें आपका हिस्सा नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, कि अगर आप अपने रूल्स, पहले क्या था कि कोई भी हिंदू या इस्लामिक, हिंदू लॉज में ऐसा लिखा था या इस्लामिक लॉज में लिखा था कि कोई पर्सन अगर अपनी ओरिजिनल फेथ को चेंज करके दूसरे फेथ में जाता है तो उसको फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण से लोग क्रिश्चियनिटी में नहीं जा रहे थे। तो इन्होंने विलियम बेंटिक, मतलब 1850 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस समय विलियम बेंटिक नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक रूल्स लाया, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि अगर ऐसा, मतलब कि अगर कोई चेंज करेगा तो वो जो प्रॉपर्टी का राइट्स जो हम मतलब नहीं था वो मिलेगा नहीं, कि अगर आप चेंज भी करते हैं तब भी आपको प्रॉपर्टी की राइट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें जो है आपको पूरी क्या कहते हैं कि ये पूरी आपको रिमूवल ऑफ डिजेबिलिटी ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन के चेंज करने से जो प्रॉपर्टी का
पार्ट आपको नहीं मिलता था वो आपको मिलेगा। बोला कि अगर आप चेंज करते हो हिंदुइज्म से किसी और फेथ में तो आपको राइट टू इनहेरिट फैमिली एंड फादर्स प्रॉपर्टी आपका बना रहेगा। ये 1850 में आया था। समझ में आया क्या था पूरी? ठीक है। ये ऑकलैंड के भी बाद आया था क्योंकि आपको ऑकलैंड भी उसके बाद चला गया था, है ना। तो ये आपके नहीं होंगे 1850 में। सो द आंसर शुड बी 1, 2 एंड 4। बेस्ट पॉसिबल आंसर यही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंध वाज कॉन्क्वर्ड एंड एनेक्स्ड बाय। सिंध को अधिकरण किसने किया था, कॉन्क्वर्ड किसने किया था? स्लीमन ने, नेपियर ने, लॉरेंस ने और वेलिंगटन ने। तो देखो सिंध का जो रूलर था ना, सिंध का जो रूलर था, जो रूल किया जाता था वो बलूचों के द्वारा किया जाता था। और बलूची के चीफ जो थे उसको आपको बलोची चीफ्स होते थे, उनके द्वारा ये अपना क्या कहते हैं रूल किया जाता था। और उसको बलोची चीफ को बोलते थे आमिर्स ऑफ सिंध। क्या बोलते थे? आमिर्स ऑफ सिंध। ठीक है। अब चूँकि जो सिंध का जो पोजीशन है वो स्ट्रेटजिक पोजीशन थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राई किया कि भाई हम वहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे। 1775 में ओपन भी किया था फैक्ट्री, बट बाद में उसको ख़त्म कर दिया। 1809 में क्या हुआ? 1809 में लॉर्ड मिंटो का समय था। वहाँ पे ये आपको फ्रेंडशिप, जो आमिर्स लोग थे ना, उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए लोग को भी भेजा था। ठीक है ना, कि 1809 में लॉर्ड मिंटो ने कोशिश किया था। ठीक है। लेकिन जब एलन बोरो का रूल्स आया था, जब गवर्नर जो है आपको एलन बोरो था, तो आपको जब ये नहीं माना 1809 में, उसके बाद लॉर्ड एलन बोरो आए थे तो उन्होंने अपने सिपाहियों को, ट्रूप्स को सेंड किए। और ट्रूप्स को जो सेंड किए उसके जो हेड थे वो थे चार्ल्स नेपियर। समझ में आया? 1842 की बात है। सो 1842 में ये आपको एलन बोरो ने सेंड किए थे और कि भाई चलो ठीक है, अब जा कर के वहाँ पे कंट्रोल लो। तो बलोची लोग डिफीट हो जाते हैं और वहाँ पे दो युद्ध का नाम है। ठीक है ना। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध जो है सो चार्ल्स नेपियर को घोषित किया जाता है। समझ में आया? तो सिंध वाज कॉन्क्वर्ड, अगर एक लाइन में याद रखना है तो सिंध वाज कॉन्क्वर्ड एंड एनेक्स्ड बाय नेपियर। अगर आपको नहीं पूरी कहानी याद रखनी है तो आप याद रखेंगे कि बलोची चीफ, जिसको आमिर ऑफ सिंध बोलते थे, उसको जो है सो वो सिंध को रूल करते थे इनिशियली। चूँकि स्ट्रेटजी लोकेशन सिंध की इतनी अच्छी थी जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है और ब्रिटिश लोग जो है वो चाहते थे कि उनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए भी बात किए थे। ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप भी हुई थी उनके साथ में। बट जब एलन बोरो का समय आया तो उस समय इन्होंने ट्रूप्स को भेजा था चार्ल्स नेपियर। मतलब शॉर्ट में आप ये समझिए। और 2 युद्ध है इसमें फेमस जो सिंध के साथ हुआ था। बैटल ऑफ मियानी, मतलब ब्रिटिशर और सिंध के साथ जो हुआ था उसका नाम है बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ डोबो, विच इज़ इन क्या कब हुआ था? 1943 में। सो ब्रिटिश और सिंध के बीच में ये 2 नाम भी याद रख सकते हैं। और इनके जो ट्रूप्स थे उनको जो नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिशर्स वाले ट्रूप, दैट इज नेम चार्ल्स नेपियर, जिसको बाद में सिंध का गवर्नर बना दिया गया। इतना याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेंसस, इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ? तो फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था 1872 में। लॉर्ड मायो गवर्नर जनरल उस समय थे। ठीक है। उसके बाद हर 10 साल पे होने लगा। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस पूछेगा तो क्या हुआ? ये शुरुआत हुआ, फर्स्ट सेंसस पूछा है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर पूछेगा सो दैट इज 1881, लॉर्ड रिपन। समझ में आया? लॉर्ड रिपन। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे कि सेंसस पहली बार जब हुआ था कब? 1872 में। दैट वाज नॉट कंप्लीट, लॉर्ड मायो के समय में। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ सो दैट इज इन 1881। ठीक है। और उसके बाद तो 1949 से आपको हर 10 साल पे होने लगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, उनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगला है कि ऑन विच डेट सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो आपको पता होगा कि गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता के बाद ये आपको 23 मार्च 1931 को आपको डेथ, मतलब कि उनको फांसी दे दी गई थी।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1940। इस पर हम लोग बहुत बात किए थे कि पहले जो थे वो विनोबा भावे थे, फर्स्ट विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू और थर्ड जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो ये हमने बात किया था पहले भी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु लॉन्च्ड सेक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सेक्रेट रेडियो किसने लॉन्च किया था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुचेता कृपलानी ने, एनी बेसेंट ने और उषा मेहता ने। तो 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त 1942 की बात है। उषा और उसके कुछ दोस्त जो थे वो सेक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था, ठीक है ना, जो 27 अगस्त को ऑन एयर हुआ था, 27 अगस्त 1942 को। सो दैट इज़ द उषा मेहता जिन्होंने सेक्रेट रेडियो जो है सो लॉन्च किया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। कौन से गुप्ता शासक थे जिन्होंने अपने बड़े भाइयों को किल करके, मार करके गद्दी पर बैठे थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और स्त्रीगुप्त। देखिए एक आपने सुना है उसका देवी चंद्रगुप्तम, ये किताब है देवी चंद्रगुप्तम। किसने लिखा है भाई? विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। उन्होंने उसमें मेंशन किया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को मार करके आपको जो है सो थ्रोन पे, मतलब गद्दी पे बैठे थे। नाउ हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता रूल? कौन है? ये है श्रीगुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी की फाउंड की थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त है, उसके बाद चंद्रगुप्त वन है और चंद्रगुप्त कुमार देवी मिलकर के समुद्रगुप्त बनते हैं, है ना। समुद्रगुप्त के 2 बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। श्रीगुप्त फाउंडर हैं, उनके बेटे घटोत्कच गुप्त, फिर चंद्रगुप्त वन और इनके साथ कुमार देवी के साथ में आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के 2 बच्चे हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राम, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, ये इनको मार करके एल्डर ब्रदर को, और ये गद्दी पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी की। वर्धन डायनेस्टी की स्थापना किसने किया? राज्यवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने और पुष्यभूति ने। नाउ ये जो वर्धन डायनेस्टी है, नाम है, इसी को बोलते हैं पुष्यभूति। अगर ये आपको पता होता तो आंसर आप ऐसे ही लिख सकते थे। पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी दोनों सेम ही है ना। पुष्यभूति डायनेस्टी को ही वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे राज करता था? ये थानेसर की जगह है ना, किंगडम थानेसर, कन्नौज वगैरह जो प्लेस है वहाँ पे, ठीक है। अब इनके बारे में ये जो है सो लिखा हुआ है हर्षचरित में। हर्षचरित किसने लिखा है भाई? हर्षचरित जो लिखा है ये लिखा है बाणभट्ट ने। किसने लिखा है? बाणभट्ट में। उसमें ये आपको वर्धन डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि वर्धन डायनेस्टी जो है या कोई जो फाउंडर है वो है पुष्यभूति, इसीलिए इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें प्रभाकर वर्धन भी इसके राजा हुआ करते थे, मतलब कि नाम नाजा था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें थे वो थे हर्षवर्धन। अगर आप हर्षवर्धन जो हर्षा बोलते हो ना, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग जो थे वो हर्षवर्धन थे। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो पुष्यभूति इनका नाम था। ये पुष्यभूत डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन है कि हु सक्सेसफुली लेड द बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में था? तो बरदौली सत्याग्रह जो है वो आपको 1928 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट देखना चाहते हैं, 12 जून 1928 को स्टार्ट हुआ था। बरदौली के जो फार्मर थे वो आपको टैक्स वहाँ पे बढ़ा दी जाती है, उस टैक्स बढ़ाने के खिलाफ अपोज में बरदौली के फार्मर जो है आपको सत्याग्रह करते हैं, और उनके जो नेतृत्व का लीडर होते हैं वो होते हैं वल्लभ भाई पटेल। कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल उसके लीडर होते हैं, ठीक है। मतलब उनके नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया। 1946 में सेंड की जाती है कैबिनेट मिशन, किसके? अटली गवर्नमेंट के द्वारा। अटली गवर्नमेंट के द्वारा सेंड की जाती है कैबिनेट मिशन। ये इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे बनेगा, ये सब देखने के लिए, सोचने समझने के लिए। इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, देन स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन नहीं होते मेंबर? ये हैं मैकडोनाल्ड इसके
मेंबर नहीं होती, ये तीनों इसके मेंबर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1930 में, 31 में, 32 में और 29 में। नाउ गांधी इरविन पैक्ट आपको पता है कि 23 मार्च, अभी मैंने बात किया था कि 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। उससे पहले आपको गांधी इरविन पैक्ट होती है। गांधी इरविन पैक्ट होती है कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चलती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इरविन जी कहते हैं कि भाई आप पार्टिसिपेट करो, बात करो। इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन जी, वायसराय जो होते हैं लॉर्ड इरविन, उनके बीच में पैक्ट होती है, दैट इज द गांधी इरविन पैक्ट। और इस पैक्ट में 1931 में हुआ, और इसी पैक्ट में गांधी जी को एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सो जो चल रही है उसको हम लोग एंड कर देते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेट करेंगे। 1931 में ये हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण स्वराज जो है, कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस सेशन थी जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? ये बेलगम सेशन थी, 1924 की बेलगांव सेशन, या लाहौर सेशन, या कराची सेशन 1931 वाली, या 1920 की नागपुर। तो 19 दिसंबर 1929 को 1929 को प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं, और लाहौर में सेशन होती रहती है, और वहाँ पे ये कहते हैं कि भैया अब हम लोग लेंगे पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। समझ में आया? सो आंसर क्या हो गया? 1929। ये बेलगांव सेशन फेमस किस चीज़ के लिए है? गांधी जी प्रेसिडेंट रहे थे, है ना। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस रीनेम निकोबार आइलैंड को, सुभाष चंद्र बोस क्या नाम रखे थे? शहीद आइलैंड, बलिदान आइलैंड, नवोदय आइलैंड और स्वराज आइलैंड। अभी हाल में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ट्रिब्यूट देने के लिए नाम चेंज किया था। रॉस आइलैंड जो था उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा है, और नील आइलैंड जो था वहाँ पे, नील आइलैंड जो था अंडमान निकोबार में, नील आइलैंड को शहीद द्वीप बोले। क्या बोले? शहीद द्वीप। समझ में आया? नील आइलैंड जो है उसको शहीद द्वीप बोले, और हैवेलॉक आइलैंड जो है, हैवेलॉक अभी भी लोग बहुत सारे इसी नाम से जानते हैं, हैवेलॉक आइलैंड जो है उसको स्वराज आइलैंड के नाम से। और अंडमान एंड निकोबार जो पूरे ग्रुप समूह है उसको बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, और इसमें नील आइलैंड को शहीद और हैवेलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड बोले थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है सो निकोबार आइलैंड को बोलते थे स्वराज आइलैंड। समझ में आया? ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था वो किस स्टेट में, चौरी चौरा प्लेस जो था वो किस स्टेट में है? ठीक है, 1922 के फरवरी में, 4 फरवरी को होती है एक इंसिडेंट, वायलेंट इंसिडेंट होती है। वो कहाँ पे? वो चौरी चौरा जगह है कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा टाउन है, वहाँ पे जो है सो क्या किया जाता है, बहुत सारी भीड़, किसानों के भीड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जहाँ पे 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। और उसी कारण से महात्मा गांधी जो है सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, और गांधी जी बोलते हैं कि ये हिमालयन ब्लंडर था कि बिना सत्याग्रह सिखाए हुए हम सत्याग्रह कर लिए। ठीक है, सो दे कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट्स कैबिनेट ऑफ 1946 AD? बनती है अंतरिम सरकार। कब बनती है? 1946 में बनती है अंतरिम सरकार, और पूछा जाता है कि उसमें लेबर डिपार्टमेंट किसको मिलता है? तो लेबर डिपार्टमेंट मिलता है जगजीवन राम को। ये सैयद अली जहीर जो है इनको लॉ डिपार्टमेंट मिलता है, बाद में जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ डिपार्टमेंट मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या मिलता है? एग्रीकल्चर एंड फूड। याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? तो फ्रंटियर गांधी जो बोलते हैं वो बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको सरहदी गांधी भी बोलते हैं, इनको बचा खान भी बोलते हैं, बचा खान भी बोलते हैं, बादशाह खान भी बोलते हैं,
और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम है खुदाई खिदमत गार। रेड शर्ट मूवमेंट इससे रिलेटेड है ना, 1929 में बनाया था खुदाई खिदमत गार। ठीक है। अगला है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे मरी थी, मृत्यु कहाँ हुई थी? कानपुर में, ग्वालियर में, झांसी में और लखनऊ में। तो ये 18 जून 1858 जब इनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी, उस समय इनका जो है सो लड़ते हुए शहीद हुई थी, और ये हुई थी कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज़ सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक ए बम सेल। किसने बंगाल पार्टीशन के बारे में किसने कहा था कि ये जो हमारे पास पार्टीशन का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था, बिपिन चंद्रपाल ने बोला था, चित्तरंजन दास ने बोला था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था। तो ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने कहा था जब बंगाल पार्टीशन अनाउंस हुआ कि भाई ये तो हमारे लिए बम की तरह गिरा हमारे ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? देखिए, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है कि जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे थे जनरल डायर, जनरल डायर और गवर्नर जो थे पंजाब के, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे वो थे माइकल ओ डायर। क्या थे? माइकल ओ डायर। तो माइकल, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था कि भाई आपको जहाँ भी गैदरिंग होगा तो वहाँ पे बिना वार्निंग का शूट का ऑर्डर दिया था। तो माइकल ओ डायर का ऑर्डर को फॉलो करके जनरल डायर ने आपको जो है सो लोगों को मारा था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसी कारण से जो उधम सिंह थे, उधम सिंह को ये माइंड में था कि इनको जो है सो उनको मारना है, और उन्होंने माइकल ओ डायर को मार दिया था, नॉट जनरल डायर। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि किसको मारा था, जनरल डायर ने ट्रूप्स को चलवाया तो जनरल डायर्स को या माइकल ओ डायर को। तो ये मारते किसको हैं? माइकल ओ डायर, जो कि उस समय में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और उन्हीं का आदेश रहता है कि कोई भी देखे जब ग्रुप ऑफ पीपल तो उसको बिना पूछे गोली चला देना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा? कौन सा जर्नल जो है सो संपादित किया गया था, लाया गया था? द कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार, मोर देन वन ऑफ द अबव। अच्छा, कॉमरेड जो है ये वीकली न्यूज़पेपर हुआ करती थी। ये आपको कॉमरेड जो है मोहम्मद अली जौहर चलाते थे, है ना। ये इंग्लिश वीकली था 1911 से 1914 के बीच में। द कॉमरेड एक इंग्लिश वीकली था, इंग्लिश वीकली। आपको ना ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, है ना। देन जमींदार जो है ये भी इंडियन मुस्लिम न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उर्दू लैंग्वेज में थे। जमींदार जो है उर्दू लैंग्वेज में था, और ये जो है जफ़र अली खान इसके एडिटर थे। अल हिलाल की अगर बात करें तो अल हिलाल 1912 से 14 तक चला था। अबुल कलाम आज़ाद ने एक आपको उर्दू लैंग्वेज की न्यूज़पेपर, ये वीकली था। ठीक है। तो ये अल हिलाल रिलेटेड विद द अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। बोला कि 19वीं सदी के अंत में इतिहास का अध्ययन, इतिहास की स्टडी कैसे नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, क्रिएट किया इंडिया में। तो ये पूछ रहा है। अब पढ़ते हैं इसमें। बाई री इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। मतलब इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, री इंटरप्रेटेड करके, और अंग्रेज़ जो है भारतीयों को पिछड़ा बोलते थे और खुद पे शासन नहीं कर सके, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ ये बोलते थे। इन सब के कारण दूसरा है कि बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स। दूसरा ये है कि इंडिया का जो गौरवशाली अतीत है उसके बारे में लोगों ने लिखा और बोला कि भाई आप उनकी जो उपलब्धि है उस पर
आप गर्व कीजिए। बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मेजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, लोगों को ये अर्ज करके कि ब्रिटिश रूल में आपको कितना खराब स्थिति है उसको बदलना और क्या करना, संघर्ष करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए लोगों से आग्रह करना इनके लिए। तो ये क्या ऐसा चीज़ है कि नेशनलिज्म आपको बढ़ा है। तो देखिए, अब अगर ब्रिटिशर्स जो है सो इंडियन को बैकवर्ड बोलेंगे, या ब्रिटिशर्स इंडिया को अगर आप बोलेंगे कि इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ है, सो ये जो है सो इस कारण से इंडिया ने क्या किया, ये चीज़ हुई। अब ये जब हुआ ना, ये एनसीईआरटी से उठाई गई है, ये जब हुआ कि हिस्ट्री को आपको जो ब्रिटिश जो है सो इंडिया को ऐसे बोलते थे, रिस्पॉन्स में इंडिया जो है सो क्या किया, वो अपना पास्ट को देखना शुरू किया कि भाई हमारे पास्ट में कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं है। और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे इंडियन जो हैं ये आपको जितनी भी हिस्ट्री थे वो लिखना शुरू किए, जो ग्लोरियस डेवलपमेंट हुआ था एंशिएंट टाइम में इंडिया में, क्या हुआ था, वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, साइंस एंड मैथमेटिक्स क्या था, ये सब चीज़ें करनी शुरू की। ठीक है, एंड बोला, लोगों को बोला कि भाई आप इन चीज़ों को से क्या करें, लोगों को कि आप जो भी अचीवमेंट्स उससे प्राइड महसूस करें। ठीक है, और इवन जो हिस्ट्रीज थी वो ये भी लोगों को, जो रीडर्स थे उनको अर्ज करते थे कि भाई आप इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट में प्राइड करो, पास्ट के और जो कंडीशन दयनीय स्थिति है उसको चेंज करने के लिए स्ट्रगल करो। सो ये आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई हुई ये लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है। ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, सिर्फ अपर कास्ट और रिच जो है सो पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा है द काउंसिल इलेक्शन वेर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, काउंसिल इलेक्शन जो है सो बायकॉट किया गया इवन जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास के द्वारा भी। और तीसरा है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस। कह रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में बहुत सारे स्टूडेंट ने आपको जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल था उसको छोड़ दिया, हेडमास्टर और टीचर जो है रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से, लॉयर जो है सो प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। मेरी बात समझिए, इसमें ये जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है ये याद रखना। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आपको एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो 1920 में आया था। ठीक है, और इसमें मास पार्टिसिपेशन थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में हुई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में मास पार्टिसिपेशन थी, और इसमें बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट छोड़ दिया था। ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा अगर सही है तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, और थर्ड इज राइट। अब दो चीज़ें बची कि सिर्फ अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द, नहीं ये गलत है, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, तो ये हो गया गलत। तो वन इज रॉन्ग। द काउंसिल ऑफ इलेक्शन वेयर बायकॉटेड एंड इवन, ये जो लाइन लिखा ना कि जस्टिस पार्टी मद्रास है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कैची पॉइंट है। जस्टिस पार्टी जिसको साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन भी बोलते हैं, वो ब्रिटिश इंडिया के जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी हुई करती थी, जो जस्टिस पार्टी जो है सो 1917 में फॉर्म किया गया था। टीएम नायर और पी चेट्टी, नायर एंड चेट्टी याद रखेंगे, नायर और चेट्टी के द्वारा जो है सो फाउंड किया गया था 1917 में। कहाँ पे? ब्रिटिश इंडिया का जो मद्रास प्रेसिडेंसी था। क्लियर? तो ये द काउंसिल इलेक्शन वेयर बायकॉटेड इवन बाय द, तो जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास के द्वारा ऐसा कुछ बायकॉट नहीं किया गया था। सो आंसर शुड बी 1 एंड 2। देखो क्वेश्चन बड़ा है, दैट डजंट मीन कि उसके आंसर्स में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन है कि सन्यासी हु केम टू द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ए स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर कैरिंग ए कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण ऑन हिज बैक फॉर हिच ही वुड रिसाइट वर्सेस टू रूरल ऑडियंस। एक पर्सन थे, ये कौन से पीजेंट लीडर थे
जो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एक पीजेंट लीडर के बारे में बताया गया था कि वो एक सन्यासी थे। वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर रहे थे पहले, और काम करने के बाद वो आए और अपनी पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति रखे हुए थे, और वहाँ से वो गाँव में लोगों को छंद सुनाता था। ये कौन थे? झिंगुरी सिंह थे, यदुनंदन शर्मा जी थे, बाबा रामचंद्र थे, मोर देन वन ऑफ द अबव थे। बाबा रामचंद्र इसके आंसर होंगे। इनका जन्म 1875 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जो चाइल्डहुड नेम था उसका नाम था, क्या नाम था? श्रीधर बलवंत। चाइल्डहुड नेम क्या था? श्रीधर बलवंत। ब्रिटिश रूल के समय में इनको बॉन्डेड लेबर की तरह यंग एज में फिजी ले जाया गया। जब ये फिजी से आए, कब आए? 1915 में जब ये फिजी से आए तो ये आप रामचरितमानस का चौपाई लोगों को सुनाते थे, है ना, सीताराम सीताराम बोलते थे। और इन्होंने, पीजेंट लीडर बोला ना, ठीक है, इन्होंने, आपको पता होगा शायद, अवध किसान सभा बनाया था। अवध किसान सभा बनाया था 1920 में। ये बाबा रामचंद्र जी थे। समझ में आया? अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना 1932 में हुआ था। किसने किया था? जगजीवन राम ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब बेसिकली तीन ही ऑप्शन आपसे बोल रहे हैं। क्या आंसर है? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ का फाउंड किया था टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इंडिया, इंडिया से अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस किए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया। बोला कि लेटेस्ट हम कब तक चले जाएंगे, इंडिया से हट जाएंगे। मतलब अनाउंसमेंट कब हुआ था? 20 फरवरी 1947 को एटली गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम इंडिया से चले जाएंगे, 30 जून 1948 तक इंडिया से चले जाएंगे। 30 जून 1948 से तक इंडिया छोड़ देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द स्वदेशी एंड बायकट वेर एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। स्वदेशी एंड बायकट करना, स्वदेशी अपनाना और बायकट करना फॉरेन गुड्स को, ये सबसे पहले किस आंदोलन के समय यूज किया गया था? जब साइमन कमीशन का इंडिया में विजिट हुआ था, बंगाल के पार्टीशन के समय, होम रूल मूवमेंट के समय में। तो ये आंसर आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन किसको बोलते हैं? 1905 में जो आंदोलन हुआ था, किसके लिए? बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में। तो आंसर क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि एट द कैलकाता सेशन ऑफ INC हेल्ड इन 1906 में होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता में सेशन। वहाँ पे द फ्लैग ऑफ स्वराज ऑफ इंडिया, है ना, स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नरोजी के द्वारा, G.K. गोखले के द्वारा, और मोर देन वन ऑफ द अबव। कलकत्ता सेशन जो होती है उसके जो हेड प्रेसिडेंट होते हैं उस समय में, वो कौन होते हैं? दादा भाई नरोजी। तो ये जो स्वराज का झंडा फहराया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नरोजी के द्वारा, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द स्टेट रूल्ड बाय द इंडियन रूलर सच एज काश्मीर, निजाम्स हैदराबाद, ट्रेवनकोर, वाज। कह रहे हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, तो कुछ स्टेट में जो इंडियन रूलर के द्वारा रूल किए जाते थे वहाँ पे पैरेलल मूवमेंट चल रहे थे। उसको क्या बोलते हैं? स्टेट पीपल्स मूवमेंट बोलते हैं, प्रजामंडल मूवमेंट बोलते हैं, स्वराज मूवमेंट बोलते हैं, या मोर देन वन ऑफ द अबव। 1920 के बाद में, 1920 के बाद में, है ना, जब NCM ख़त्म हो गया तो क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ? देखिए, प्रिंसली स्टेट तो जनरली ब्रिटिशर्स के अंदर थे, ब्रिटिशर्स का हुकूमत मानते थे राजा लोग सब। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उन्होंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको बोला गया प्रजामंडल। प्रजामंडल। तो प्रिंसली स्टेट थे कश्मीर, निजाम्स हैदराबाद, ट्रेवनकोर। यहाँ के लोगों ने, आपको राजा लोग जो है सो ब्रिटिश के अधीन थे, तो राजा लोगों ने, मतलब कि जो लोग थे, तो वहाँ पे बनाया पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ के लोगों ने, पीपल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। समझ में आया?
और उसका नाम दिया प्रजामंडल या प्रजा परिषद। समझ में आया? तो प्रिंसली स्टेट में जो लोगों का नेशनल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट लिया जिस आंदोलन के द्वारा, दैट इज द प्रजामंडल मूवमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? प्रजामंडल मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? गांधी जी विड्रू फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट, पढ़ा है अभी आज हम लोगों ने। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी जो है जो मालवीय जी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने गांधी जी को बुलाया था जब BHU का ओपनिंग हो रहा था। तो 4 फरवरी 1916 को गांधी जी जो है सो आपको वहाँ पे एड्रेस किए थे। सो ये बुलाया किसने था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU के ओपनिंग के दिन गांधी जी को। तो पहला फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच जो हुआ था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ था। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। नहीं, गांधी जी का जो अरेस्ट हुआ था वो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उन्होंने क्या किया था कि NCM को बंद कर दिया था। उसके बाद 1922 में आपको जो है सो इनको अरेस्ट कर दिया गया और 6 साल की जेल हुई इनको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट्स, कह रहा है कि मतलब कि 3-4 लड़ाई दी हुई और किसके किसके बीच में हुई थी वो बात कर रहा है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? हमने बात किया था कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जहाँ पे लोदी जी हार जाते हैं और बाबर का युग शुरुआत होता है। तो पहला तो सही है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है वो 1526 में होती है, ठीक है, 1556 में इधर। फर्स्ट बैटल 26 में, सेकेंड बैटल 1556 में। ये किसके किसके बीच में होता है? ये अकबर और हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अकबर एंड हेमू के बीच में। तो ये तो गलत हो गया, यही पूछ रहा है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? ये हुई थी 1576 में, 26, 56, 76। ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। समझ में आ गया? अकबर की फोर्स को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कौन लीड कर रहे थे? मान सिंह ऑफ अंबर। समझ में आया? अगला हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डिजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी, मुकद्दम चौधरी किसके लिए यूज होता था? रेवेन्यू ऑफिशियल के लिए, विलेज अकाउंटेंट के लिए, विलेज हेडमैन के लिए। तो दिल्ली सल्तनत में विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे? विलेज हेडमैन को मुकद्दम और चौधरी बोलते थे, और विलेज अकाउंटेंट को पटवारी बोलते थे। क्या बोलते थे? पटवारी। समझ में आया? ठीक है। और दिल्ली सल्तनत फाउंड किसने किया था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि तबाकते अकबरी विच हैज़ बिन समटाइम कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा। कहता है कि अकबरनामा जो है अबुल फजल के लिखी हुई आपको लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन किताब जो अकबरनामा है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, लेकिन उससे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है तबकाते अकबरी का। तो ये तबकाते अकबरी किसने लिखा है? निज़ामुद्दीन अहमद ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब लिखी थी? हुमायूं नामा। ये तो फेमस है, ये तो आपको पता होगा, तो ये तो ऑप्शन होना नहीं है। अबुल फजल हमने बात कर ही दिया कि अकबरनामा ने। अच्छा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी किताब लिखी है? पादशाहनामा सुना है आपने? सुना होगा पक्का। पादशाहनामा जो किताब है वो लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसका मतलब तबाकते अकबरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। किसने लिखा है? और इसमें भी ये 3 वॉल्यूम है। जैसे अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम में लिखा था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह आपको 3 वॉल्यूम में इन्होंने तबाकते अकबरी लिखा था। और वहाँ पे पूरा अर्लीस्ट मुस्लिम इन्वेजन से लेकर के और अकबर का जो 38 ईयर्स का पूरा रीजन था, मतलब मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट करके अकबर के पूरे ईयर तक का पूरा इसने लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद। अकबर ने इसको बख्शी के रूप में अपॉइंट किया था निज़ामुद्दीन अहमद को, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड ए सबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर नेम। कौन से प्रसिद्ध शासक थे जो विजयनगर के पास नागलपुरम, क्या नागलपुरम एक टाउन बसाया था अपनी माता जी के नाम पे? कौन थे भैया? ये थे कृष्णदेवराय। ये तुलवा डायनेस्टी थे, तुलवा डायनेस्टी हैं, जो विजयनगर एम्पायर के अंदर में तुलवा डायनेस्टी आता था, और वहाँ के जो फेमस राजा हुआ करते थे वो कृष्णदेवराय। ठीक है, तो इन्होंने एक टाउन बनाया था विजयनगर के पास में, उसका नाम था नागलपुरम। उनकी माता की नाम थी नागल देवी के नाम पे ये बनाया था। समझ में आ गया? इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम क्या है? अमुक्त माल्यदा। किसने लिखी थी? कृष्णदेवराय ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है अमुक्त माल्यदा। ठीक है, ये लिखी थी तेलुगु में। और इनके समय में आपको डोमिंगो पीस ये आए थे और न्यूनीज आए थे। विजयनगर एम्पायर में न्यूनीज और डोमिंगो पीस कृष्णदेव राय के समय में विजिट किए थे। पुर्तगाली ट्रैवलर ये दोनों थे, ठीक है, पोर्तुगीज ट्रैवलर। इन्होंने विरूपाक्ष टेम्पल को भी रिकॉन्स्ट्रक्टेड किया है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखेंगे तो हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेटअप टू डिलिनेट द इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बांटने के लिए किसको बाउंड्री कमीशन जो बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? एपी मून, एवी अलेक्जेंडर और सिरिल रेडक्लिफ। तो सबको पता है सिरिल रेडक्लिफ जो हैं वो आपको एक ब्रिटिश लॉयर थे। ये आपको बाउंड्री कमीशन बनाया गया, उसके हेड थे। दो बाउंड्री कमीशन, एक पंजाब का बाउंड्री कमीशन और एक बंगाल का बाउंड्री कमीशन। ठीक है, और इनको था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको बॉर्डर ड्रॉ करने हैं। तो ये कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम महलवारी सिस्टम। बंगाल में महलवारी सिस्टम का इंट्रोड्यूशन किसने किया है? ठीक है, तो ये हैं हॉल्ट मैकेंजी। ये 1822 में आपको महलवारी सिस्टम लाए थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसका अभी मतलब उत्तर प्रदेश का लगभग पार्ट जो है सो इसमें आता है। ठीक है, महलवारी सिस्टम में क्या होता था कि जो रिवेन्यू कलेक्टेड होता था फार्मर्स के द्वारा वो विलेज हेडमैन के पास होता था। विलेज हेडमैन पूरे गांव का, पूरे एक गांव को महल बोलते थे, और उसके जो है सो विलेज हेडमैन के पास में पूरे रिवेन्यू कलेक्ट होती थी। ठीक है, पूरे गांव को एक महल बोलते थे। ठीक है, और महल इज द यूनिट ऑफ पेमेंट एंड ऑफ लैंड रेवेन्यू, 1 यूनिट उसको मानते थे। ठीक है, और मतलब जो इनकी जो रिवेन्यू थी वो बार बार चेंज होती थी, है ना? समझ में आ गया? बस इतना याद रखेंगे। 1940 में विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कहाँ पे? ये पूछ रहा है। खेरा जिले में, नडियाद गुजरात में, पवनार महाराष्ट्र में, पुन्नपारा वायलार केरला में। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये विनोबा भावे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किए थे वो किए थे महाराष्ट्र से 1940 में। ठीक है, अगला है द कांग्रेस टूक ए क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1918 विच लेड टू ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रिमेनेंट्स सपरू, जयकर एंड चिंतामणि हु फॉर्म द। कह रहा है कि हुआ क्या था कि 1918 में आपको बॉम्बे में एक स्पेशल सेशन होती है, कांग्रेस की सेशन होती है, और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हसन इमाम। क्या होते हैं नाम? हसन इमाम। और क्यों स्पेशल सेशन क्यों लाई जाती है? कि जो मॉन्टेग रिपोर्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए। समझ में आ गया? और मॉन्टेग उस पर चर्चा करने के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि मॉन्टेग जो है कांग्रेस में इस कारण से जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स थे, इन दोनों में लड़ाई हो गई। कुछ लोग इसको वेलकम कर रहे थे, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे थे। तो कुछ लीडर जो थे, जैसे सपड़ू हैं, जयकर है और चिंतामणि, इन लोगों ने क्या किया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया। क्या बनाया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इन 1919 में, मतलब अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया।
ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू, देन एम आर जयंकर, चिंतामणि, और इसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे, ये सब मिल करके। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कैबिनेट मिशन को सेंड क्यों किया गया था, इस पर हम लोगों ने बात किया था। नेशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। कैबिनेट मिशन कब आई थी? फरवरी 1946 में। 3 लोगों की बॉडी थी, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। एटली गवर्नमेंट ने सेंड किया था कि भैया जाइए देखिए कि कैसे पावर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक हम क्या करेंगे, भारत छोड़ देंगे। ठीक है, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे होगा, पावर ट्रांसफ़र कैसा होगा। नेशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं आए थे, ये देखने आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, है ना। टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्ना डिमांड और पाकिस्तान, ऐसी कुछ नहीं है। तो ये आंसर क्या हो गया? 2 ओनली इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन का यूज कब से स्टार्ट हुआ? आज से 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 9,000 साल पहले, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। आपको आयरन एज जो इंडिया में स्टार्ट हुआ वो आपको 4,000 ईयर, अराउंड 4,000 ईयर पहले, मतलब 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। 3rd सेंचुरी BC में, ठीक है। सो 3rd सेंचुरी BC 1800 से 1200 के आसपास में हुआ था, 1800, तो लगभग 4,000 वर्ष पूर्व। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, 1800 BC के आसपास में ये हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd सेंचुरी, सुदर्शन लेक, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले कभी क्लास में। एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय, किसने रिपेयर करवाया था? मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन लेक है कहाँ पे। मैंने बताया था आपको कि ये गिरनार हिल्स में है, गुजरात में, सौराष्ट्र में। और मैंने आपको यही बताया था कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर हुआ करते थे, उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने आपको जो है सो सुदर्शन लेक बनाया था। उसके बाद इसका जो रिपेयर करवाया था वो थे रुद्रदामन वन। समझ में आया? ये आपको रुद्रदामन वन, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है। अगला है द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ। कहता है क्या कि झांसी के पास देवघर का मंदिर, और गढ़वा मंदिर में, टेम्पल एट गढ़वा में मंदिर में, वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो किस काल के हैं? गुप्ता आर्ट के हैं, किस कला के हैं? राष्ट्रकूट के या मौर्य आर्ट के हैं? तो देवघर में क्या है? दशावतार टेम्पल। क्या है? दशावतार टेम्पल। ये किसके हैं? विष्णु जी के हैं। तो ये आप बताइए मुझे कि ये कौन से काल में जो है सो विष्णु जी की पूजा की जाती थी जनरली मैक्सिमम टाइम पे, और मंदिर जो सबसे ज़्यादा बना था दैट इज़ द गुप्ता पीरियड में। गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर है, तो ये गुप्ता आर्ट आंसर होगा। गुप्ता पीरियड में ये बनाए गए थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। दिस इज़ द कोट ऑफ द डे, दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। आप सोचेंगे कि आज शुरू किया और आज ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छी चीज़ें मिलने में टाइम लगता ही है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू विल गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia। हाउएवर मेरा सजेशन ये है कि खुद के नोट्स बनाओ, PDF इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू। कोई सजेशन हो, कहीं पे कुछ एरर लगे, डेफिनेटली आप बताओ, क्योंकि उससे बाकी लोगों को फ़ायदा होगा। अगेन थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।